आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं धान फसल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में धान फसल के रोग भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में काफ़ी बार घुमा फिरा कर पूछते हैं और हमें उनको जो है एक एक करके समझना है, ताकि पेपर में यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे गलती ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित नए नए अपडेट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट क्या है हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है कि अस ऋतु में धान की बुआई का समय क्या है। अस ऋतु में धान, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये हमको ये बोलना चाहिए कि अस धान की बुआई का समय क्या है। अस धान की बुआई का समय क्या है, तो अस धान की बुआई का समय क्या है, अप्रैल मई है। क्या है, अप्रैल मई। हालांकि जो है धान की बुआई 3 मौसम में की जाती है। यदि आपने धान की फसल के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि अस धान की बुआई, अमन धान की बुआई और फिर इसके बाद में जो है बोरो धान की बुआई। तो ऐसे जो है 3 भागों में इसको इसके समय के अनुसार बांटा गया है। तो उसमें से हम एक देख रहे हैं और एक में हमने क्या देखे, इस अस धान की जो बुआई का समय है अप्रैल मई का है। क्या है, अप्रैल मई का। अस धान की बुआई जो है ज़्यादातर जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में इसकी खेती होती है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट बोरो धान। बोरो धान का बुआई का समय है, ये प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ऊपर ही देना था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो हमें ज़्यादा इतना सोचना नहीं है। जो भी गलतियां होती मैं आपको क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं। बोरो धान की बुआई का समय है नवंबर दिसंबर, और कोई भी फसल हम बोते हैं तो उसके 3 से 4 महीने बाद कटाई का समय आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में चावल पुष्पक्रम किस रूप में जाना जाता है। जो चावल का जो पुष्पक्रम है यानी धान का जो पुष्पक्रम है पेनिकल के रूप में जाना जाता है। फिर चावल एक प्रकार का पौधा है। चावल कैसा पौधा है, लघु दिवस पौधा यानी शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं और डे नेचुरल प्लांट क्या होते हैं, आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको एक एक करके ठीक से समझाने वाला हूं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट डे प्लांट वो पौधे होते हैं जिनको प्रकाश अवधि की आवश्यकता कम होती है, और ऐसी फसलें जो खरीफ में बोई जाती है उन्हें शॉर्ट डे प्लांट में रखा गया है। चावल का कार्डिनल तापमान होता है। चावल का कार्डिनल तापमान कितना होता है, चावल का कार्डिनल तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दिया है चावल का हालिंग प्रतिशत होता है। चावल का हालिंग प्रतिशत होता है। हालिंग मतलब छिलका और या फिर छिलका और दाने का अनुपात कितना होता है, सीधी तौर में हमसे ये पूछा गया है। तो चावल का हालिंग प्रतिशत होता है 66:34, यानी दाना जो होता है 66 और छिलका होता है 34, ऐसा मिला के पूरा 100% हो जाता है। फिर क्या दिया है, चावल के फल को किस नाम से जाना जाता है। तो चावल के फल को यानी दाने को कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेरल मिलेट्स हैं यानी जो भी ग्रेमनिकुल के जो पौधे आते हैं उनके दाने को कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। फिर हम अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे सामने, चावल में व्यापक रूप से कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। चावल में व्यापक रूप से कौन से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो चावल में व्यापक रूप से जो है अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 24 होती है और अमोनिया की मात्रा 20.5 होती है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि
कभी भी पूछ लेता है कि अमोनियम सल्फेट एक उर्वरक है जो धान में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा 24% और अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? 20.5% होती है। अगला क्या है? चावल उगाने के लिए आवश्यक मृदा का इष्टतम पीएच होना चाहिए, यानी कि जिस स्थान पर या जिस खेत पर हम चावल की खेती कर रहे हैं उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए, यानी अम्लीय होना चाहिए। अगला क्या है? मैट प्रकार की नर्सरी किस फसल से संबंधित है? मैट प्रकार की नर्सरी यानी कि पौधरोपण के लिए तैयार किए गए पौधों की एक नर्सरी। ये किस में फेमस है? ये धान की फसल में फेमस है और ये जो है डेपोंग विधि को कहा जा रहा है। यहाँ पर मैट प्रकार की विधि डेपोंग विधि में अपनाई जाती है। अब अगला क्या है? बासमती चावल का परीक्षण वजन कितना होता है? बासमती चावल का परीक्षण वजन जो होता है वो 21 ग्राम होता है और सामान्य धान का कितना होता है? 25 ग्राम होता है, 24 से 25 ग्राम होता है। तो आप 24 ग्राम ध्यान रखिए। परीक्षण भार जिसे टेस्ट वेट के नाम से भी जाना जाता है और टेस्ट वेट में जो है 1000 दानों का वजन लिया जाता है, 1000 दानों का वजन लिया जाता है और निकाला जाता है कि इस बार जो है फसल की पैदावार कैसी हुई या फिर फसल के बीज का भार क्या है और उसकी किस्म ने उत्पादन कैसे दी, कितना दी, ये सब जानकारी ली जाती है। अब इसके बाद में क्या दिया है? दुनिया में चावल का अधिकतम निर्यातक देश है, यानी सब दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात कौन करता है? थाईलैंड। धान के लिए सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज यानी जब कल्ले निकलने वाले होते हैं उस समय के स्टेज को बूटिंग स्टेज कहा जाता है। फिर क्या दिया अगला? धान के लिए बायो फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं। तो धान के लिए ऐसे तो बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र एक दी हुई है एजोला। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। इसका कल्चर आता है। इसको धान की रोपाई या बुआई करने के बाद जब हम पानी भर देते हैं खेत में तो इसका कल्चर का छिड़काव कर देते हैं, तो ये अपना एक जाल बना लेता है, जलीय फर्न है, और फिर जो है वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और पानी के अंदर छोड़ता है और उसी नाइट्रोजन को क्या है धान का पौधा लेता है और अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी क्रिया भूमि के अंदर चलती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी क्लास जो है आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। यदि फ़ायदेमंद आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट्स ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए अपडेट में प्रतिदिन जो है मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग में 7 o'clock अपडेट करने का मेरा ये समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है? डेपोंग विधि के बारे में दिया है। डेपोंग विधि से पौधा रोपाई हेतु तैयार हो जाते हैं। डेपोंग विधि से यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो रोपाई हेतु जो है 11 से 14 दिन में हो जाते हैं। 11 से 14 दिन के बीच का जो समय है इस समय में तैयार हो जाते हैं और यह डेपोंग विधि धान की बहुत अच्छी विधि है और यह फिलीपींस मनीला से निकाली गई थी। अब इसके बाद में देखते हैं चावल में सबसे प्रमुख खरपतवार प्रजाति है, यानी कि चावल की मुख्य खरपतवार कौन सा है, ये हमसे सीधे तौर में पूछा गया है। तो उसका वैज्ञानिक नाम है एकाइनोक्लोआ स्पीसीज है। चावल की सफ़ेद आँख रोग का कारण है। चावल की सफ़ेद आँख रोग का कारण है लोहा की कमी। जिस चावल में एक सफ़ेद आँख रोग होता है वो किस कारण से होता है? लोहा की कमी के कारण होता है। चावल के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? चावल के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन है। और चावल में अकियोची रोग का कारण है। चावल में अकियोची रोग का कारण क्या है? हाइड्रोसल्फाइड। क्या है? हाइड्रोसल्फाइड। अगला क्या दिया है? धान की फसल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हानि किससे होती है? धान की फसल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हानि नाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है। इसके द्वारा? नाइट्रिफिकेशन क्रिया के द्वारा। अगला क्या दिया?
पैरा एवं उतेरा फसल प्रणाली का संबंध है चावल से। किससे है? चावल से। पैरा एवं उतेरा फसल प्रणाली का संबंध चावल से है। चावल की पोरवाइलिंग किस विटामिन का संरक्षण करती है? विटामिन B12 का। पोरवाइलिंग क्या विधि? पोरवाइलिंग विधि ऐसी विधि होती है चावल में जिसको चावल को जो है गर्म भाप से उपचारित किया जाता है कुछ समय के लिए। ऐसी विधि को पोरवाइलिंग विधि कहा जाता है। फिर हमारे सामने आज के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। धान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बचे हैं? धान से संबंधित धान की डेपोंग विधि में बीज दर रखते हैं। धान की डेपोंग विधि में बीज दर रखते हैं प्रति स्क्वायर मीटर 1.5 से 3 kg प्रति मीटर रखते हैं। धान की 1 हेक्टेयर हेतु डेपोंग विधि में पौध तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्र है। कितना रखते हैं? 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र रखते हैं। 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में हम नर्सरी तैयार करने के लिए स्थान रखते हैं। भारत का चमत्कारी धान किसे कहा गया? जाया को। और जी जाया जो है डॉक्टर शास्त्री वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने 1968 में यह किस्म को निकाला था। और यह इसको चमत्कारी धान किस लिए कहा जाता है? चमत्कारी धान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सभी धान की किस्मों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? DGHU जीन। ये चावल में जो है बौनी किस्म निकालने के लिए जिम्मेदार जीन है। तो आज की क्लास हमारी बहुत कैसी रही आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे एग्रीकल्चर से नए नए अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। बाकी की जो अगली क्लास जब हमारी होगी, हम जो है धान की फसल के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।